अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, झारखंड राज्य सरकार ने हाल ही में लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। तो हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि लाह की खेती की स्थिति क्या है झारखंड में और इसकी संभावनाएं क्या हैं। सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर दोस्तों आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन जो बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड में लाह की खेती, इसे लाख भी कहते हैं, लाह की खेती अब फायदे की खेती होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने लाह को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है वो सब तय करने की घोषणा की है। इसका लाभ झारखंड के 12 जिलों के लगभग 5 लाख किसान परिवारों को मिलेगा। रांची के नामकुम में स्थित भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के डायरेक्टर के शर्मा के अनुसार झारखंड में लाह की खेती से कम 5 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं। इनकी कुल इनकम का 25% लाह की खेती से होती है। उन्होंने बताया कि इसके दाम में गिरावट होने से हर साल लगभग 10% किसान निराश होकर खेती छोड़ देते हैं। तो ये जो यहाँ पर है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, ये रांची के नामकुम में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 20 सितंबर 1924 को हुई थी। ठीक है, 20 सितंबर 1924 ईस्वी को हुई थी और ये तब से लगातार यहाँ पर जो है वो राज्य में लाह की जो प्रसंस्करण इकाई है या फिर जो खेती होती है उसकी निरीक्षण करता रहता है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो अभी जो कीमत तय करने की प्रक्रिया है वो क्या है। अभी यहाँ पर अभी तक जो है राज्य में लाह की खेती को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ के डायरेक्टर जो है के शर्मा वो बताते हैं कि मौजूदा समय में उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से एक तय कीमत केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय को भेजता है, फिर इसको तय कर केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को भेज दिया जाता है। इनमें कुछ ग्रांट भी केंद्र सरकार की तरफ से मिलता है, बाकी बचा हुआ पैसा राज्य सरकार को अपनी तरफ से लगाना होता है। तो अभी जो मूल्य तय होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से एक तय कीमत केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय को भेजा जाता है और उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा कुछ उसमें योगदान दिया जाता है, सहायता दी जाती है राशि, और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ पैसा होता है वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है। तो तय कीमत से ज़्यादा दाम पर हो रही है बिक्री। और यहाँ पर जो बिक्री का है, यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य तो नहीं मिल पाता है जो खेती करते हैं किसानों को, लेकिन जो व्यापारी होते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दाम मिल जाता है। वो जितना जो बेचने का प्राइस रखा गया है उससे भी ज़्यादा प्राइस में वो बेच देते हैं। तो यहाँ के डायरेक्टर बताते हैं कि 2 तरह की लाह खेती होती है। खेती जो होती है लाह की वो 2 तरह की होती है, एक होती है रंगीनी और दूसरी होती है कुसमी। ठीक है, ये 2 तरह की लाह की खेती होती है। रंगीनी लाह की MSP है 200 रुपये और कुसमी लाह की MSP है 275 रुपये प्रति किलो। लेकिन मौजूदा समय में लाह की कीमत MSP से ज़्यादा है, तो फिलहाल इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो बेचने की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन प्राइसों से कहीं अधिक ज़्यादा दाम में लाह जो है वो बिकती है बाजार में, लेकिन किसानों को ये इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। तो MSP का यहाँ पर क्यों है जरूरी, लाह की खेती में MSP क्यों है जरूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी की ज़रूरत क्यों है। तो अभी इसकी बाजार में कीमत जो है वो बाजार पर निर्भर है। लाह का डिमांड बढ़ती है, कीमत बढ़ जाती है, घटती है तो घट जाती है और MSP लागू होने से स्थिरता आएगी। जब दाम में गिरावट आती है तो किसान हताश नहीं होंगे, खेती नहीं छोड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्होंने इसका भरोसा होगा कि उनकी लागत से खर्च निकल जाएगा। तो क्या होता है कि जब लाह की जो डिमांड होती है तो प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब डिमांड घट जाती है तो किसानों की जो लाह उत्पादन करते हैं तो उनकी प्राइस घट जाती है, जिससे वे चिंतित हो जाते हैं और फिर ये खेती छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। तो जो MSP तय हो जाएगी
तब जाकर इन किसानों को एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है वो निरंतर ये आय का स्रोत यहाँ पर इस लाह की खेती से होगा। तो ये जो लाह की खेती होती है तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लाह का उपयोग किन किन वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो लाह का उपयोग मुख्य रूप से चूड़ी, गोंद, लहठी, क्रीम, विद्युत यंत्र बनाने, पॉलिश बनाने में, विशेष प्रकार की सीमेंट और स्याही बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठप्पा देने की स्टिक बनाने में और पॉलिशों के निर्माण आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा काठ के खिलौनों को रंगने और सोने चांदी के आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को बनाने में लाह का उपयोग किया जाता है। इन सारे वस्तुओं में लाह का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चूड़ी इससे बनती है, ये तो आप जानते ही होंगे। चूड़ी बनती है, गोंद बनता है, लहठी बनता है, क्रीम बनता है, विद्युत यंत्र बनता है, पॉलिश बनाने के जो सामान होते हैं, विशेष प्रकार के सीमेंट और स्याही बनाने में, ये सब सारे कार्यों में लाह का उपयोग किया जाता है। तो वर्तमान में झारखंड के 12 जिलों में लगभग लाह की खेती होती है। फिलहाल मुख्य रूप से झारखंड के 12 जिलों में लाह की खेती होती है। इसमें ज्यादातर दक्षिणी झारखंड के खूंटी, गुमला, सिंहभूम, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग जिले शामिल हैं। लेकिन भारतीय प्राकृतिक राल व गोंद संस्थान के मुताबिक झारखंड के सभी जिलों में लाह की उपज का खूब स्कोप है। तो लगभग सारे ही जिलों में लाह की खेती का स्कोप है, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से इन 12 जिलों में खेती होती है। तो ये यहाँ पर लाह की खेती जो है, अब यहाँ पर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि अब इसे यहाँ पर कृषि का दर्जा दिया जाएगा और इसकी घोषणा की है हाल ही में राज्य सरकार ने। तो दोस्तों, ये थी यहाँ पर कुछ लाह से संबंधित, लाह की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में